बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत। एक नई जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी ऐसी कि शायद मैं इनफरादी हैसियत में तो उसे मुकम्मल कर पाऊँ, लेकिन इज्तिमाई हैसियत में उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुझे अकेले को आवाज़ उठाकर आवाम की आवाज़ बनना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम हो या फिर होशरुबा महंगाई, मजाल है कि किसी करवट बैठ जाएं, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो शायद महंगाई को कोई लगाम लगा पाएगा। ऐसी सूरत हाल में जलाओ घेराव की सियासत एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ 47% की शरह पर पहुंच जाने वाली महंगाई ने तारीखी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख का 58 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला है। बिजली का बिल, उसको कोई लगाम डालने वाला नहीं है, गवर्नेंस का मायार कोई चेक करने वाला नहीं है, आवाम की दाद रसी कोई करने वाला नहीं है, गरीब किस तरह से 2 वक्त की रोटी कमा रहा है इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो हुक्मरान जो आज तक एसी में बैठकर, ठंडे ठार कमरों में बैठकर आवाम के वोटों से मुंतखब होकर ऐवान की सीढ़ियां चढ़ते हैं, क्या उन्होंने ग्राउंड रियलिटी चेक करने की हिम्मत जुटाई है? 1 साल हो चुका है पीडीएम की हुकूमत को, लेकिन बावजूद इसके कि अवाम के दरमियान आकर अवाम के दुखों का अजाला किया जाए, उनसे पूछा जाए कि 2 वक्त की रोटी वो किस तरह से अपने लिए यकीनी बना पा रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी हो चुका है। तो अवाम क्या ऐसे में सोचती है 3-4 रोज जलाओ घेराव की सियासत हुई, उसने उनके कारोबार को किस हद तक नुकसान पहुंचाया और इस होशरुबा महंगाई ने उनके होश किस तरह से उड़ा दिए हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमने सोचा कि आज स्टूडियो से बाहर निकलकर आवाम के दरमियान पहुंचकर आवाम की हकीकत को जानने की कोशिश करें। ऐसा क्यों है, आइए आवाम से जान लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम माँ जी, शादी की खरीदारी के लिए आई हैं? हाँ जी। किसकी शादी है? मेरे भाई की। अब कपड़े शपड़े सही मिल रहे हैं, रेट सही है? रेट इन्हें को उस्मानात लगे ने कि मजबूरी है लेने इन लोगों ने। अच्छा, तो कब से ज्यादा महंगे नहीं लेने, सस्ते लेने ने कि महंगाई की वजह तो महंगाई इस तरह के घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे, ये भी तो मजबूरी है। बिल्कुल, थोड़ा पता किसी का करना ही पैंदा है, करना पड़ता है। शादी के अखराजात एक तरफ होते हैं, लेकिन जब शादी के हवाले से मेहमान घर में आते हैं, अमूमन रवाज है हमारे यहाँ। 300 रुपए किलो चावल है, कोई लेके खा सकता है? गरीब तो बिल्कुल ही नहीं लेके खा सकता। जिदी 1000 रुपया दिहाड़ी चावल लवे, घ्यो लवे, आटा लवे, दालें लैन की, गैस का बिल देन, बिजली का देन, की करे। मिडिल क्लास तबका अगर आज शादी कर रहे हैं, आपको पिछली अगर किसी भाई बेटे की शादी की और आज की शादी में कितना खर्चा आ गया है पहले की निस्बत? 4 गुना ज्यादा। 4 गुना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा, मतलब कम से कम भी अगर कम से कम करो ना तो 4 गुना ज्यादा है, मगर 6 गुना ज्यादा। 6 गुना ज्यादा। इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद 3 से 4 दिन जितना लाहौर जलता रहा, पूरा मुल्क ही जलता रहा, आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ? जीरो कारोबार तो बिल्कुल था ही ना। मार्केट खुली थी? मार्केट खुली थी लेकिन कस्टमर नहीं था। मुझे ये बताएं कि एक दुकानदार अगर एक दिन अपनी दुकान नहीं खोलता उसको कितना नुकसान पड़ता है? नुकसान तो बेताशा होता है ना, बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना, इसका नहीं कर सकते ना, काम नहीं कर सकते, खरीदारी के लिए डेफिनेटली आप अपनी चीजें फरोख्त नहीं रख सकते और फिर दुकान का किराया उस हिसाब से चढ़ता रहता है। बिल्कुल हम तो बैठे हैं ना मुलाजिम आदमी, हमारे लिए भी मुश्किल है ना, ओनर के लिए तो मुश्किल है, साथ में हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली कमर्शियल मार्केटों में किराए भी ज्यादा होते हैं और बिल भी ज्यादा होते हैं। जाहिर बात है, वो जो जितनी बड़ी मार्केट होगी उतने किराए उसके ज्यादा होंगे ना, बिल तो आने ही आने। घर का बजट एक खातून ने चलाना होता है, पहले में और अब में कितना फर्क आ गया? बहुत फर्क आ गया है। पहले ग्रोसरी जो मैं तकरीबन 20-25 हज़ार में कर लिया करती थी, वो तकरीबन 55 में जाकर के होती है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दीज डेज ना। बड़ी मुश्किल से, कहते हैं ना कि बस हाथ खींच करके हम अपनी, मतलब ये कि रोटी को ही पूरा करना पड़ा होता है। बाकी बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, हर चीज़ को देख लीजिए, हर चीज़ इतनी मुश्किल हो गई है कि बहुत ही मुश्किल हो गया है। सियासी हालात अगर मुल्क में बेहतर हो जाते हैं, आपको लगता है कि इकोनॉमी में भी बेहतरी आ जाएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आती है ना, तो आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट एक बिल्डअप हो जाएगा ना। सही है। जब ट्रस्ट डेवलप होगा ना, फिर लोग अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आएंगे पाकिस्तान में। ये सारा मसला हुआ है इस वक्त ना। अवाम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दे दी, अब ऊपर वालों की बारी है। ऊपर वाले कितनी हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ये मजीद चंद लोगों से जानते हैं।
सियासी सूरत हाल बेहतर हो जाए, आपको लगता है इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? देखें जी, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, जो अभी तक नहीं हुई। इन लोगों के ऊपर तो उम्मीद नहीं कर सकते, अल्लाह पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद अच्छा, आसानी साथ होगी। बैठे बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं, मेरे सवाल पे आप क्यों मुस्कुराए? आपने कहा इनके होते हुए तो नहीं होता कुछ। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है कि इनके होते हुए कुछ हो जाए, क्योंकि जिन्होंने 13 माह में कुछ किया ही नहीं तो आगे क्या करेंगे। सही, इसका मतलब आप फॉर इलेक्शन के हक में हैं? बिल्कुल हक में है। हम देखें, हम हमें क्या चाहिए, दुकान पे गाहक हो। जब तक गाहक नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम दोनों बैठ के डिस्कस ही करेंगे और हो रही है। ऐसा ही है, ऐसे खाली दुकानों में सिर्फ गपशप या अपने दुखों को बयान करना ही रह गया है। और ऐसे में जी जी अंकल, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये अगर इलेक्शन करके ये जो मामला चल रहे हैं, अगर इलेक्शन करके ये हल हो जाए इलेक्शन के बाद भी, तो फिर इलेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर यही रहना स्यापा तो फिर इलेक्शन कराने का क्या। और दोनों साहिबान को मुझे देखकर ऐसे लग रहा है, एक PMLN से एक PTI से। अब ये दोनों ही मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस किस्म के इनका रद्द अमल है, जिस किस्म के जवाब है, ऐसे लग रहा है कि दोनों मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। वासिम भाई, मुझे ये बताइए कि 20 रुपए पे आप अपना वजन करवा सकते हैं, कितना कमा लेते हैं रोजाना का? ये 300-400 रुपये कमा लेते हैं बस। 300-400 रुपए। और कभी छुट्टी भी करते हैं? जी बिल्कुल, किस रोज? जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होता, अब नहीं तो नहीं। अच्छा, वरना महीने के 30 दिन आप समझते हैं कि आपको बैठना चाहिए? जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, 300 रुपए को अगर हम लोग 30 दिनों पे भी लगाएं तो मेरे ख्याल में 9,000 रुपए बनते हैं। जी जी बिल्कुल। 9,000 रुपए में महीने कैसे निकलता है? बहुत मुश्किल है मैडम, लेकिन क्या करेंगे, मांगने से बेहतर है कि अपना रोज़गार चलाया जाए। घर में कौन कौन है? सिर्फ वालदे हैं बस। वालदें, और वालदा की खिदमत के लिए आप ये सब कुछ कर रहे जी हैं? बिल्कुल। किराए के घर में रहते हैं, घर अपना है? नहीं, घर अपना है। घर अपना है, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि किचन विचन चलाना कितना मुश्किल हो गया आपके लिए? काफ़ी ज़्यादा मैडम मुश्किल हो गया, महंगाई इतनी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, करें तो करो क्या। इसके अलावा मुझे ये बताएं, कोई जरिया मौश आपने नहीं ढूंढा या सिर्फ यही मिला आखिर में? ये सिर्फ आखिरी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर मुझे ये बताएं, गुजारा कैसे होता है? घर के बिजली के बिल 9,000 रुपए में देना तो बहुत मुश्किल है। बस मैडम इतना तरह चला रहा है, जिस तरह भी चल रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुझे ये बताएं, आप मखसूस उसको कहते हैं ना कि खास लोगों में से हैं हमारे इस कौम के, जी। हुकूमत से कोई रिलीफ कुछ तो मांगा होगा? मैडम हुकूमत से जॉब भी मांग रहे हैं, अगर कहीं मिल जाए तो जॉब बेहतर मिल है। जाए। जी। ठीक है, एक नबीना शख्स के लिए 9,000 रुपए में पूरा महीना चलाना मेरे लिए तो मैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कैसे किया जा सके। और वाकई में ऐसे लोग जो हैं वो हुकूमत की रिलीफ के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कप की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। रोज़ाना की दिहाड़ी कितनी लग जाती है? रोजाना की 2,000, 2,500, 3,000। 2,000-2,500। घर में कौन कौन है? घर में पापा वगैरह यानी कि फैमिली है। अच्छा, तालीम मुकम्मल हो गई? हाँ जी। तालीम मुकम्मल हो गई, तो फिर कोई नौकरी वगैरह की तरफ नहीं गए, यही सब कुछ शुरू किया? नहीं, नौकरी में कुछ रखा नहीं है। अच्छा। 25 से 30,000 रुपये तनख्वाह मिलनी है, हमने यहाँ से महीना 70-80,000 रुपये नाम से निकाल देना है। अच्छा, जी। मुझे ये बताएं, गुजारा कैसे हो रहा है? बस गुजारा अल्लाह ही कर रहा है। ये हुकूमत से कोई तवक्को नहीं हमें। जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही हो रहा है। रिक्शे वाले बाबा जी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी, कैसे हैं आप? कितनी दिहाड़ी कोई बन जाती है रोजाना की? मैं असल में तो पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ। पार्ट टाइम चलाते हैं। सुबह में क्या काम कर रहे हैं? तो मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, मतलब आपको भी ये लग रहा है कि एक नौकरी से गरीब का गुजारा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मुझे ये बताएं, पार्ट टाइम चला के भी आपको लगता है कि कोई माड़े बहुते पैसे बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बनते। घर में कितने लोग हैं कि जिनकी कफालत कर रहे हैं? इसमें मेरे छः बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। बेटियां भी बेटे भी? बेटे भी। सब तालीम याफ्ता हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं? अभी कुछ तालीम याफ्ता पढ़ रहे हैं, बाकी बड़ी बेटी मेरी मेट्रो में है, अच्छा बाकी छोटे बच्चे हैं अभी। अच्छा, ऐसे ही एक है। 9th में, एक 7 में और एक 8 में है। अच्छा, मतलब सबकी तालीम का खर्चा आप खुद उठा रहे जो हैं? खुद उठा रहे तो हैं। मुझे ये बताएं, इतने बच्चों की तालीम का खर्चा उठाना, इस उम्र में आके 2-2 नौकरियां करना कितना तकलीफदेह हो जाता है? खरीदे तो है, लेकिन बच्चे इस काबिल नहीं है जो कि मेरा हाथ बटा सके। मेरा हाथ बिल्कुल बटा नहीं सही सके। है। अल्लाह आपकी बेटियों को जिंदगी दे, तो तंदुरुस्ती दे, बड़ी बेटी दुआ है। मेरी, वो बड़ी बेटी है जो मेट्रो में है इस वक्त। अच्छा। बाकी उससे छोटे हैं। अच्छा, बाकी उनसे सिर्फ एक बेटी है जो हाँ, आपका अब ये बाजू कि बनी हुई है। रोटी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, और जो मजदूर आदमी है वो तो पिस रहा है इस वक्त। ऐसे ही है। जो एक दिहाड़ीदार है
वो शाम को क्या चीज़ लेगा, उसको 1000 रुपया मिलेगा, उसमें क्या लेगा, आटा लेगा, घी लेगा, क्या लेगा। एक तरफ पोश लाहौर तो दूसरी तरफ कच्ची आबादी और मुतवस्सित रहायशी कॉलोनियाँ। मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ यहाँ पर सिंहपुरा की सब्जी मंडी में, कि जहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। हर तरह के लोगों से मुराद मेरी ये है कि हमारे मुल्क की इस वक्त ज़्यादातर आबादी मफलूकुल हाल है और गरीब अफराद पर मुश्तमिल है। ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजार रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब हम इन सब्जी मंडियों का रुख करते हैं, जब हम इन कच्ची आबादी की मार्केटों का रुख करते हैं, तो यहाँ पर सरकारी निर्ख जो हैं उनका तयन किस तरह से किया जा रहा है और थोक में फरोख्त होने वाली सब्जियां और फल किस तरह से आवाम को फरोख्त किए जा रहे हैं, ये चंद अहम सवाल हैं जो कि यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से न सिर्फ जानना ज़रूरी है, बल्कि वो अफराद जो कि इन सब्जी मंडियों में मौजूद होते हैं और यहाँ पर आकर ख़रीदारी को करना प्रेफर कर रहे होते हैं, ज़रा उनसे सवाल करके देखते हैं कि क्या सरकारी निर्ख जो जिनका तयन किया गया है, उन्हीं निर्खों पर उन्हें सब्जियाँ और फल मैसर हैं भी या नहीं। आइए चलते हैं और इनसे चलकर खुद ही बात कर लेते हैं। एक खातून सब्जी खरीद चुकी हैं, गालिबन मेरे ख्याल से। जरा पूछ लेते हैं कि सब्जी या फल जब भी वो मार्केट खरीदने आ रही हैं इन दिनों में कितनी महंगी पड़ रही है, कितना कैसे गुजर बसर हो रहा है? गुजारा तो मुश्किल से ही है, लेकिन करना तो है ही है तो बहुत मुश्किल है। और अगर क्या करूँ मैं आपको बता सकती। मुझे ये बताइए, आपको लगा कि रमजान के बाद कीमतों में कुछ कमी आई है? हाँ जी, अब शुक्र है अल्लाह का, कुछ फल भी नीचे है और कुछ सब्जियां भी काबू में आई हैं। खासी हद तक कमी आई है। मुझे ये बताएं कि जब भी ये मार्केट जाती हैं तो कितने का बजट बना के निकलती हैं घर से, लेकिन पैसे ऊपर लग जाते हैं? वो तो जाहिर बात है, 1000 का बजट लेके जाते हैं कि 1000 में इतनी 2 चीजें आ जाएंगी, तो वो 2 की बजाय 1 आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या खरीदारी के लिए आए हैं? जी, सब्जी वगैरह लेने के लिए आए हैं। ये नींबू वगैरह है, टमाटर वगैरह, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही लेने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको लगा कि महंगाई में किसी हद तक कमी हुई है या फिर रेट वहीं के वहीं है? कमी की बात ना करें, इजाफा ही इजाफा है। इजाफा ही इजाफा। सबसे ज्यादा इस वक्त आपको घर की ग्रोसरी में क्या चीज सबसे महंगी पड़ रही है? हर चीज़, कोई एक का नाम ले नहीं सकता। हर एक चीज़, नींबू, टमाटर, धनिया के एक पत्ता भी कौन सा भी है ना, वो भी आप किसी से पूछ लें वो भी कहेंगे 50 रुपए का या 30 रुपए का, 40 रुपए। जो 5 रुपए का मिलता था 50 रुपए का मिल रहा है। आटा आसानी से मिल रहा है आपको? वो भी इसी तरह लाइन में धक्के लगा कर खाकर लगा के मिल रहे हैं। कितना घर का बजट बन नीचे जाता गिराओ है? फिर बारी आती है, वैसे बारी नहीं आती। एक वक्त था कि लोग मंडी आया करते थे, महीने का राशन घर लेकर जाया करते थे। जी, पहले जब महीने पहले की बात करें ना, तो अगर आप कुछ भी ले रहे हैं ना, 1000 में या 2000 में, अगर आपका जो बजट है उस हिसाब से आप चीज़ ले रहे हैं 2000 रुपए की, वो इस वक्त 5000, 6000 में, 5000 में, 6000 में चली गई है। सेक्रेटरी मार्केट फयाज साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी। फयाज साहब, जरा मसला जानने की कोशिश करते हैं। सर, मसला हुआ क्या है अभी? मसला ये नहीं हुआ, अभी मैंने उनसे ये रेट पूछा ना उसका लहसन का, हाँ। तो कह रहे हैं ये 200 रुपये है, वो 150 रुपये है, इस तरह से करके उन्होंने बताया। और अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ जीटी रोड से, तो वहाँ पे 180 रुपये इतना बड़ा उन्होंने स्लेट पे लगा के लिख के लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 20 रुपये महंगा है। फयाज साहब, मंडी में सब्जियाँ सस्ती होती हैं, 20 रुपये महंगी है, ये क्या सीन है? मैडम, बात ये है कि ये रेट लिस्ट है, ठीक है, इस रेट लिस्ट को हमने फॉलो करना है, इस पे अमल कराना है। इससे अगर कोई वायलेशन कर रहा है ना, तो उसको अपना फाइन करते हैं, ठीक है, जो भी कार्रवाई होती है। लेकिन अगर ये है कि वो एक बंदा है, उसका रेट इधर लिखा हुआ है 200 लिखा है, वो 180 दे रहा है, 160 दे रहा है, उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाएगा ना, फिर इसका कुछ मानता है। अदरवाइज वो ये कह रहे हैं ना कि उधर से मिल रहा है, तो मंडी में इसको हमने अमल कराना। अगर कोई बाहर दे रहा, अपनी मर्जी से दे रहा, ये बताएं कि इधर आप आए। क्वालिटी भी तो अश्योर करवानी है ना फयाज साहब? नहीं, ये क्वालिटी देख लेना, लिखा हुआ है ना, अब तो क्वालिटी लिखा हुआ है। और मुझे क्या पता बाहर क्या क्वालिटी है, ये लिखा हुआ है। और लहसुन चाइना, हाँ जी, ये लिखा हुआ है 300। आपने देसी लहसुन मांगा था, चाइना का लहसुन मांगा था? वो भी तो चाइना ही है ना, ये भी तो चाइना ही लगा हुआ ना, उसका भी रेट वही है ना, चाइना का भी तो रेट वही 200 दे रहा है ना। अच्छा, चाइना के लहसुन का भी रेट 200 रुपए ही है फयाज साहब? नहीं, तो ये देखे ना क्या लिखा, 100 रुपए दे तो फिर समझ में आता है ना। ये देखे, ये लिखा हुआ है ना, 315 है ये। ठीक है, 300 हो सकता देसी हो, कि मुझे नहीं पता कि बाहर कौन सी डेयरी पे ये देखे हैं, क्या देखे हैं। इधर की बात करें, अगर ये इसके मुताबिक है, ठीक है, इससे ऊपर दे रहे हैं, मुझे बताएं। महंगाई से सताए लाहौर ये किस तरह से इस महंगाई के दौर में गुजर बसर कर रहे हैं, ये तो आपने जाना। कराची, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल क्या है, आइए आपको लेकर चलते और दिखाते हैं। कारोबार है ही नहीं इन लोगों का, आवाम का फिक्र नहीं, इन लोगों को कुर्सी का फिक्र है,
ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम लोगों को दर पदर किया हुआ गरीबों को। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है यार, वाला गरीब का बस में चीज़ भी नहीं है यार, इधर काम भी नहीं है। दिन में 400-500 होएगा, वो घर नहीं चलेगा कसम से। महंगाई आप देख सकते हैं कि उरूज पे पहुंच गई है, बंदा ना कुछ खा सकता है ना कुछ ले सकता है। गरीब आवाम जो है वो एक नवाले के लिए दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, दर बदर वो 1-1 रुपए के लिए फिर रहे हैं, लेकिन आवाम जो सियासतदान है वो आपस में लड़ रहे हैं, आवाम की फिक्र नहीं है, आवाम के लिए आटा दस्तयाब नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए कि पीके हुकूमत को कि पंजाब हुकूमत से बैठ जाए, ऑफिस में बैठ जाए, ताकि महंगाई क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देख आटा 3,500-3,300 रुपये थोड़ा हो गए कि 20 किलो आटा। हाँ, तो हुकूमत को चाहिए सियासी अख्तिलाफात अपनी जगह कि आटे के लिए गरीब आवाम के लिए कुछ करे। गरीब आवाम भूख की हालत से मर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त घरानी आई हुई है, हमारी मैशियत तबाह बर्बाद हो रही है। इनके लिए कुछ करे कि मैशियत की क्या बनेगा। बुरा हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे फ्यूचर क्या है लोगों का, कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। महंगाई तो बहुत है, सारे जो बेचारे गरीब हैं वो तो बिल्कुल ही ज़मीन को लग रहे हैं। जब हम जैसे अब वो दौर तो ख़त्म हो गया ना कि एक कमाता था और 10 पीछे खाते थे। कारोबार का ये हाल है कि हम खामोशी से बैठे हुए हैं। ये सीट पर बैठा हूँ 3 बजे, रात को 10 बजे उठूँगा, कोई गाहक नहीं। जब तक हमारे मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो हमारे बेहतर नहीं होंगे, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे बाहर से, इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती और इसी तरह महंगाई रहेगी। महंगाई ख़त्म होगी इस सूरत में जब सब इस मुल्क में इकट्ठे होकर चलेंगे। जब तक हमारे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, ये सियासी लड़ाई झगड़े इनके ख़त्म नहीं होंगे, इंडस्ट्री भी बंद रहेगी, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी, मुल्क बदहाली और बदमुआशी की तरफ जाएगा। इस वक्त जब तक हमारा मुल्क हालात स्टेबल नहीं होते, कुछ भी नहीं चलना। अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाना भी अब महंगा हो गया है। 1 किलो ये फूल पत्ती अब 150 रुपए किलो में दस्तयाब हो रही है। तो गरीब की महंगाई है जनाब, हर कोई दुहाई दे रहा है। इस बढ़ती महंगाई ने किस किस को जिंदा मार डाला है, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जाइएगा जी, वेलकम बैक वंस अगेन राइट आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बहुत से सवाल हमारे ज़हनों में है। सियासी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई को काबू में किस तरह से करना है, कि महंगाई का जिन हमने बोतल में किस तरह से बंद करना है। जब हम लोग मार्केट से होते हुए गुजर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सिर्फ हुकूमत ही इसमें बराबर की शराकतदार नहीं है, बल्कि जो हमारे सनतकार हैं, जो हमारे ताजर बरादरी हैं, वो भी एक माफिया की सूरत में मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन डॉलर की फ्लक्चुएशन, इसका बराह रास्त क्या ताल्लुक है हमारी सियासी सूरत हाल से, और जो पिछले 3-4 रोज इंटरनेट की बंदिश का सामना पूरे पाकिस्तान में हर एक छोटे बड़े को करना पड़ा है, इससे अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचे। चंद एक अहम सवाल है जिनका जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर जनाब काशिफ अनवर साहब के पास। बताएगा ये जो अभी मैंने एक अक्कासी की इस तमाम सूरत हाल की, किस कदर आपको इसमें हकीकत नज़र आती है? देखिए, इसमें अगर आप सिर्फ ये कहें कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो ये भी ठीक नहीं है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि कम्युनिटी इन्वॉल्व है, वो भी ठीक नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स होते हैं, हमें उनको भी देखना है, प्रेशर्स को देखना है, और ये भी देखना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो एबनॉर्मल है। पहले कोविड आया, उसके बाद सैलाब आया, उसके बाद फिर हमारी डिवेल्यूएशन हो गई, हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को रोकने के लिए हमने अपनी इंपोर्ट को रोक दिया, शॉर्टेज कर दिया, तो फिर तो कार्टेल्स तो होंगे, फिर आपकी शॉर्टेजेस तो होंगी। फिर आप अगर ये कहें कि हम सप्लाईज भी ठीक ना दें और रेट्स भी ना बढ़ें, तो देखें आप अपने उस पर भी तो आए ना, सिस्टम पे आए ना। तो फिर और एक और बात ये समझने वाली है कि इसमें सब इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। इकॉनमी हमारी नहीं चल रही, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त है उससे हमारी इकॉनमी बिल्कुल जहम हो चुकी है। पिछले 4-5 हमारे पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं। अच्छा, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं आएगी। मैं दोबारा कहता हूँ, हमारे तमाम पॉलिटिशियंस, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस इकोनॉमिक टर्मोइल के जिम्मेदार हैं। पिछले 4-5 दिनों में जो जलाओ घेराव हुआ खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, ऐसे में कई ऐसे लोग हैं कि जिनके कंटेनर्स नजर आतिश किए गए मुश्तिल मुजाहिरीन की तरफ से, उनकी रिकवरी कौन करेगा? उसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? देखें, ये हमारे लिए हम शायद
आज भी कौम नहीं बने, हम आज भी एक क्राउड हैं, हमें पाकिस्तानी बनना होगा। मैं ये कहता हूँ कि खुदारा अब ये वक्त नहीं है, अपने मुल्क का सोचिए। हम डिफ़ॉल्ट करने को जा रहे थे, कहाँ हम आज से 15 दिन पहले हर चैनल पे हर इंटरव्यू में ये बात हो रही थी पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, या खुदा करके हमने वो डिफ़ॉल्ट की बातें ख़त्म की हैं। आज फिर वही बातें शुरू हो गई हैं कि IMF ने फिर कहा है कि जी ये अब नहीं सस्टेन कर सकेगा। आखिरी सवाल हर एक आम आदमी जानना चाहता है, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि डॉलर के उतार चढ़ाव का सियासी माहौल से कोई ताल्लुक है? है तो सही, है तो सही, फिर भी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। काशिफ अनवर साहब से होने वाली गुफ्तगू में उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, कार्टेलाइजेशन और मार्केट कैप्चरिंग हो रही है और सनतकार और ताजिर बिरादरी किसी न किसी हद तक इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ताजिर बिरादरी के सरबराह खुद इस बात को मानेंगे? आइए उन्हीं से चलकर पूछते हैं। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जनाब मोहम्मद नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब अपना वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, अभी जिस तरीके से बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे दुकानदारों से गुफ्तगू हुई, लेकिन सबसे जो अहम मसला है वो एक गरीब आदमी का है, वो उसकी महंगाई का मसला है। उसकी महंगाई के हालात जो हम लोग इस वक्त देख रहे हैं और जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पर हम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सियासी मामलात को देखते हैं कि वो सियासतदान रुकमरान इसमें कसूरवार है, इनडायरेक्टली उनके गिले शिकवे ताजर कम्युनिटी से भी हैं। ऐसा क्यों है? देखें, आप जिस महंगाई का तज़किरा कर रही हैं, तो महंगाई तो इस वक्त पूरी दुनिया में है और मेरा ख्याल है कि ये महंगाई जो है ये हर दौर और हर वक्त में रही है। असल मसला महंगाई नहीं है, असल मसला कमाई है। अच्छा, अगर परचेजिंग पावर का कम हो जाना? नहीं, असल मसला ये है बिजनेस एक्टिविटी का ना होना। अच्छा। और जब कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं होती, मईशत चल नहीं रही होती, मईशत रुक जाती है, तो लोगों की आमदनों पर असरअंदाज होती है और उसके नतीजे में जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है कि जब आप अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं तो आपके पास जो रकम बच जाती है आपकी आमदन में से, उसे आप अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपने बिजली के बिल अदा कर दिए, बच्चों की फ़ीस अदा कर दिया, आपने मकान का किराया अदा कर दिया और आपने ग्रॉसरी पे ख़र्चा कर लिया और ये यूटिलिटीज़ जो हैं, बुनियादी चीज़ें जो हैं, उन पर जब आपने ख़र्चा किया तो आपकी जेब में तो रहा कुछ नहीं। मीर साहब, मेरा सादा सा सवाल ये है कि हमने उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी का क्या करना है, हमने उस मुनाफाखोरी का क्या करना है कि अभी सरकारी निर्ख का तयन नहीं होता, या रात को होता है या सुबह के वक्त होता है, हम मार्केट में जाते तो पता चलता है कि फ़लाने डॉलर का रेट इतना बढ़ गया, जो चीज़ ठीक एक दिन पहले इतने में मिल रही थी वो आपको अगले दिन उससे कई ज़्यादा पैसों में मिलती है। वहाँ पर ताजिर कम्युनिटी का भी तो कोई रोल आता है ना? इसके लिए ज़रूरत ये है कि एक मैक्रो सतह पर और माइक्रो सतह पर, दोनों सतह पर जो है ये पॉलिसीज़ जो हैं उनको दोबारा रिविज़िट किया जाए और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको फाल किया जाए और उसमें ताजिर नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए और हुकूमत भी हो और रियासत जो है उस बारे फिर सख्त तरीन एक्शन भी ले जो लोग ज़िम्मेदारान हों। फिर बात आ जाती है कि आप लोग अवामी सतह पर स्टेक होल्डर्स हैं, तो फिर ये ऑल सुप्रीम काउंसिल क्या कर रही है वहाँ पे? अच्छा देखें, कीमतें जो बढ़ती हैं ना वो नाजायज़ मुनाफाखोरी से भी बढ़ती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से भी बढ़ती हैं, लेकिन यूँ जो आपके रुपए की कदर जो है वो कम होती है और डॉलर की कीमत बढ़ती है, बिकॉज आपका मुल्क जो है उसकी तमाम ट्रेड, इंडस्ट्री और मईशत जो है वो डिपेंडेंट है आपकी इंपोर्ट पर, ऐसे ही, और आपने हर चीज़ तो बाहर से मंगवानी है। आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। हम हमेशा की बुनियादों पर देखते हैं कि जो ठेले वाले हैं, एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई होती है, ये ठेले हटा दिए जाते हैं। डेफिनेटली ये हमारा वो तबका है जो कि दुकानों के किराए अफोर्ड नहीं कर सकता। इस सिलसिले में आपकी काउंसिल या आप खुद कोई ड्राफ्ट मंजर आम पर लेकर आए? आपको लगता है ये जो ठेले वाले लोग हैं इनके जो तजावुज़ात हैं उसका खात्मा नहीं होना चाहिए, इन्हें भी दूसरे लोगों की तरह कारोबार करने देना चाहिए? देखें, इसमें औकात कार जो हैं वो मुतय्यन किए जा सकते हैं। नॉर्मल मार्केट की टाइमिंग के बाद जो है इन ठेलों को जो है वो लगाने की बाज़ाब्ता इजाज़त हो, ताकि एक तो इनका रोज़गार भी मुतासर ना हो और दूसरा वो तबका जो इनसे सामान ख़रीदता है वो भी रात को आए और आके अपना इनसे सामान वगैरह ख़रीदे, या जो ऑल्टरनेट डेज़ हैं उनमें इनको जो है ये मौका दिया जाए। अगर फ़र्ज़ करें कि हफ़्ते में हफ़्ता इतवार छुट्टी है
तो हफ्ता इतवार वाले दिन भी इनको ठेले लगाने की इजाज़त मार्केटों में मिल सकती है। और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें इनके साथ नरमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ अपना वक्त देने के लिए। वाकई ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। अगर ये ठेले वाले, अगर हम इनका ख्याल नहीं करेंगे, और इस किस्म की बड़ी ताजिर तंजीमें, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वो तमाम ऐसे मामला हैं कि जिन्हें ऐवान बाला में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये वो तबका है कि जब तक अपने को रोज़ी रोटी, अपनी दिहाड़ी का इंतज़ाम नहीं कर लेता, शायद कि उस गरीब के घर का चूल्हा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यकीन जानिए इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई के हालात ऐसे हो चुके हैं कि जब हम लोग अपर मिडिल क्लास की, एलीट क्लास की भी बात करते हैं ना, तो मैं कुछ एक मार्केट्स का नाम ले लेती हूँ, जिसमें पोस्ट मार्केट, लिबर्टी मार्केट भी आ जाती है, ओरेगा सेंटर भी आ जाता है। वहाँ पर भी आपको लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास की गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आएंगी। एक मुख्तसर सा वक्फा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जनाब, ब्रेक के बाद प्रोग्राम ऐसा क्यों में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर एक तरफ हुकूमत हमें बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दे रही है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है, इंतज़ामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, वहीं पर गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल इंतहाई नामुमकिन होता नजर आ रहा है। एक वक्त था कि सफ़ेद पोश तबका रूखी सूखी में भी गुजारा कर लिया करता था, लेकिन अब लंगर खानों पर कतारें इतनी लंबी हो गई हैं कि मुखय्यर हजरात भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि हकीकत महज इतनी सी नहीं है, बड़ी बड़ी सिनतों पर ताले लग गए हैं। ऐसे में हमने राब्ता किया उन लंगर खानों के हवाले से हकीकत जानने के लिए कि जिनके हवाले से देखा जाता है कि मुखय्यर हजरात वहाँ पर जाकर लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से, लोगों की 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुमकिन बनाने के हवाले से ऐसे ऐसे लोगों की मदद करते नजर आते हैं। तो ऐसे में JDC के सरबरा जनाब ज़फ़र अब्बास साहब क्या राय रखते हैं, वो हकीकत पर किस तरह से पर्दा उठा रहे हैं, आइए चलकर उनसे जानते हैं। जो लोड की पोजीशन है, अगर आप डोनेशंस पूछेंगे तो लाजिम बात है डोनेशंस डैमेज हुए हैं, डैमेज से मुराद कम हुए हैं। आप देखें ना, अगर JDC के आज सरजानी टाउन के फ्री डायलिसिस सेंटर की बात करें, फ्री डायलिसिस है भाई सबका, उस इलाके के लोगों का। फ्रिजीनियस कंपनी की मशीनें लगी हैं, दुनिया की नंबर 1। जो भी वहाँ मरीज़ आ रहे हैं नई कराची सरजानी की, फ्री डायलिसिस है। महीने के अखराजात हैं 1 करोड़ रुपए के भाई, जो किटें लग रही हैं पैसों में आ रही हैं, और हम तो इंपोर्टेड किट यूज़ कर रहे हैं जो गुर्दे के मरीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद समनाबाद वाले डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, फिर आप उसके बाद 5 स्टार चौरंगी वाले डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, आप उसके बाद सोल्जर बाजार वाले डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, लियाकताबाद वाले डायलिसिस सेंटर आ जाएँ, लियारी वाले आ जाएँ, मलिर वाले आ जाएँ, जहाँ जहाँ खोल दिए। तो ये करोड़ों रुपया हर महीने चाहिए। हमारे जितने भी दस्तरखान है सबके ऊपर ना सिर्फ खाने वालों का, JDC के दस्तरखानों से पार्सल भी दिया जाता है। इतना लोड बढ़ गया, इतना लोड बढ़ गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। वरना देखें पूरे साल कैंपेनें चलती थी कि दस्तरखान बंद कर दो, कारोबार करा दो, एक आदमी को जो खाना खिला रहे हो उसमें एक आदमी को। मैं बोलता था यार 2 रोटियों में कारोबार कैसे होता है, मुझे तो सिखाओ। जवाब देने वाले आज क्यों नहीं चल रहे मैसेज? आज अच्छे अच्छे लोगों के घरों में खाना खत्म हो गया। चलाओ ना मैसेज कि भूखे को रोटी मत दो, इसको हुनर सिखा दो। अरे भाई, एक आदमी आ रहा है, उसके घर में 2 बच्चे, उसकी माँ और बाप भूखे हैं, बेरोजगार है, और मैं उसको रोटी ना दूं, बोलूं आओ मैं तुम्हें हुनर सिखाऊं। अरे भाई, 1 करोड़ लोग हुनर सीख के शहर में घूम रहे हैं जिनके लिए रोजगार नहीं है, और जिनके हैं रोजगार 12, 15, 18, 20, 25 हज़ार में महीना गुजार के दिखा दो। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर PDM की हुकूमत ने अवाम पर एक बार नहीं कई बार टैक्सों का बोझ डाला है मिनी बजट की सूरत में। ऐसे में इस हकीकत के हवाले से बात करने के लिए, इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमने राब्ता किया साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी साहब से। वो केस पर राय रखते हैं, आइए चलकर उन्हीं से जान लेते हैं। जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इसमें महंगाई अपने अरूज पर है, और इस वक्त तकरीबन अगर आप ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन लगाएं तो ये तकरीबन 50% है, जो आम आदमी के बर्दाश्त से बाहर है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में टैक्स उन चीज़ों से ले रहे हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल में आती हैं, जैसे चीनी है, जैसे कुकिंग ऑयल है, जैसे चाय की पत्ती है, और वो चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में आती हैं, और वो उस पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं। तो उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने टैक्सेस निज़ाम को इस तरह तब्दील कर सकते हैं कि वो महंगाई उसमें से टैक्सेस के अमाउंट को निकाल दिया जाए और रिलीफ दिया जाए गवर्नमेंट आम आदमी को। मगर जो पाकिस्तान के टैक्सेस की कमी है और जो पाकिस्तान में टैक्स बेस की कमी है, उसके होते हुए ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा।
तो ये पोजीशन मुस्तकबिल करीब में सेटल नहीं होगी और मसाइल बढ़ते जाएंगे। जो मैंने पहले भी कहता रहा हूँ, इसका बुनियादी रास्ता ये है कि पाकिस्तान में बुनियादी अशिया की आपको राशनिंग करनी पड़ेगी। जब महंगाई इस तरह के लेवल पर चली जाती है तो फिर आप चीज़ों की राशनिंग करते हैं और उन चीज़ों की डिमांड को कंट्रोल करके उसके ऊपर आप प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम जिस तरीके से चलना चाहते हैं इस तरह चलेंगे तो ये नहीं चलेगा और ये ही बुनियादी इसका मसला है। और जो पाकिस्तान का हल है इस वक्त वो ये है, आम आदमी को रिलीफ देना है कि आप बजट में कोई टैक्स कम नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे आम अशिया के इस्तेमाल की आम अशिया के ऊपर, तो आपको राशनिंग करके डिमांड कम करके उसकी प्राइस को कम करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता आपके सामने नहीं है। अब ऐसे में मुख्तलिफ टैक्सों के नफाज के बाद मुल्क में 283 रुपए पर पहुँचने वाला फी लीटर पेट्रोल किस कदर मुनसिफाना है, इसको जस्टिफाई किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम पहुंचे हैं साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम जी.एस. साबिर साहब के पास। आइए उनसे जानते हैं। IMF हमें ये नहीं कहती कि आप पेट्रोल पर टैक्स लगा। IMF कहती है कि दे वांट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी जनरेटेड फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट। और क्यों? क्योंकि वो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू पे बैक आवर लोन्स, आवर डेट्स, ये सारी की सारी। अब पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्सेशन होती है सबसे आसान ये होता है कि जी पेट्रोल पे टैक्स लगा दें और रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगी। भाई बात ये है, व्हाट इज़ दिस FBR फॉर? FBR में आप देखें कि ओवर द लास्ट 40 ईयर हमने देखा, पहले FBR छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। अब आई कैन वेरी सेफली से कि अप्रिसिएशन के अलावा आप देख लें कि उस वक्त क्या जनरेशन होती थी रेवेन्यू और अब क्या होती है। अब FBR भी 50 गुना बढ़ गया है, लेकिन उनके ओवरहेड्स बढ़ गए हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गई है। तो हमें बार बार मैं ये अर्ज़ करता हूँ आपसे और आपके तवज्जुह से पीपल हु मैटर कि हमें रेवेन्यू जो है अदर देन पेट्रोलियम सोर्सेज के ऊपर वहाँ पर भी वी शुड बी कंसंट्रेटिंग। अब 3-4 चीज़ों के रेवेन्यूज़ होते हैं। रेवेन्यूज़ किस तरह होते हैं? इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए। जब तक हम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं करेंगे आपके रेवेन्यूज़ नहीं आएंगे। उससे इंडस्ट्री की फैसिलिटेशन सिर्फ यही नहीं है कि जी आपने इंडस्ट्रियाँ लगा दी, उनको बैकअप सपोर्ट देना पड़ता है। और इंडस्ट्री हमारी तभी कम्पिटिटिव होगी जब आपकी एनर्जी कॉस्ट कम्पिटिटिव हो। रिफाइनरी है हमारी, कौन सी रिफाइनरी है हमारे पास? उस वक्त 10 साल पहले, 12 साल पहले 2 रिफाइनरियों 15 साल पहले 2 रिफाइनरियों की बात हो रही थी। एक ईरान पाक रिफाइनरी है, एक खलीफा कोस्टल रिफाइनरी। भाई वो रिफाइनरी क्यों नहीं आ रही है? हम उसको फॉलो करें, रिफाइनरी आए, दे वांट टू पुट अप द रिफाइनरीज, और कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है। रिफाइनरीज आएंगी तो रिफाइनरी से हमारा इम्पोर्ट का भी सब्सटीट्यूशन होगी, हमारी अपना क्रूड भी निकालेंगे, वो भी होगा। और यहाँ से वी कैन बी हब। यू सी बलोचिस्तान एंड गवादर इज़ ए जियोग्राफिकल हब। अनफॉर्चुनेटली हम उसको यूटिलाइज नहीं करें तो हमारा ये बहुत बड़ा अलविया है। बढ़ती हुई महंगाई से क्या कभी इस कौम की जान छूट पाएगी? और इसके अलावा अगर हम आने वाले दिनों में देखें तो जो सियासी हालात हैं, जो सियासी तनाव है, ऐसे में मौशी अदम इस्तेहकाम, इसकी सूरत हाल किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है? चंद ऐसे सवाल हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। माहिर मईशत की हैसियत से साबिक मुशीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सियासत का इस्तेहकाम और मईशत का इस्तेहकाम, ये दोनों एक दूसरे के लिए किस हद तक लाज़िम व मलज़ूम है? ज़रियाब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन सुनो। देखें, पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो अपनी सारी ही दिहाइयों में देखी है। कोई भी डेकेड ऐसी नहीं थी जब आपने ये ना देखी हो। बट इस दफ़ा समथिंग इज़ डिफरेंट, और वो जो फ़र्क है वो ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ऑफ द इलेक्टोरल साइकिल जो है वो बहुत बड़ी है। इससे मेरा मतलब ये है कि आप डिटर्मिन नहीं कर पा रहे कि प्रोविंसेस में या फेडरेशन में इलेक्शन आखिर कब होंगे। आइन के मुताबिक चलते हुए अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। इस वक्त जो ज़रूरत है, अगर आपने माशी इस्तेहकाम मुल्क को देना है और उसको बैकस्टॉप करना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, तो पॉलिटिकल सर्टनिटी ऑफ द इलेक्टोरल साइकिल क्रिएट कीजिए। मैंने बहुत अरसे, पिछले 12 माह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाशऊर लोग हैं, ये तीनों पार्टीज़ के। आई हैव हैड द ग्रेट प्लेजर ऑफ वर्किंग विद ऑल ऑफ देम ज़रियाब, और ये मैच्योर लोग हैं। इनको बैठ कर ये तय करना चाहिए कि इलेक्टोरल साइकिल क्या होगा। वही मुल्क में सर्टनिटी, एक चार्टर ऑफ सर्टनिटी कीजिए। लोग कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, मैं समझता हूँ ये मुमकिन ही नहीं है। ये बताएगा हमारे पास क्या कोई सिचुएशन नहीं रहेगी कि हम IMF के प्रोग्राम में ही हम लोगों के लिए अब जाना जो है वो किसी भी सूरत नामुमकिन या मुमकिन सी सूरत है। और दूसरा कि जब अपने इम्पोर्ट्स की बात की, तकरीबन 7-8 माह हो गए
इंपोर्ट्स पर बैन लगा हुआ है। अगर इंपोर्ट्स आने वाले चंद महीनों में भी नहीं खुलती तो हमारा जो एक यूँ समझ लीजिए कि कारोबारी तबका है उसकी ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर होगी। सो ज़रा दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। क्या हम IMF करेंगे कि नहीं करेंगे? 3 नवंबर को IMF का जायज़ा मिशन आना था पाकिस्तान, वो फरवरी में आया। उसके बाद एक रिव्यू हुआ पाकिस्तान का, बट उसके बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच करना होता है। मैंने पाकिस्तान का जो 2013-16 का प्रोग्राम और इन्हीं वज़ीर ख़जाना के साथ बैठकर और जो PTI के वज़ीर ख़जाना थे उनके साथ बैठकर करंट प्रोग्राम को साइन किया और इसको रन भी किया। देखिए उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका, फिर हम कोशिश करते रहे। IMF वॉज टफ ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ने भी बारहा इनहराफ किया जो IMF से वादे किए। वो क्या थे? हमने पेट्रोल की सब्सिडी दी, फिर हमने रुपए को रोके रखा, फिर हमने गैस की कीमत बढ़ाने में देरी की, फिर हमने टैक्सेस लगाने में देरी की, फिर हमने बिजली के नर्ख चेंज करने में देरी की। यानी कि हमने उनका जो ट्रस्ट था वो खो दिया है। हम सेल्स टैक्स अलग दे रहे हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग अलग दे रहे हैं, लेकिन फिर वहीं पर अवाम का भी तो क्वेश्चन है कि हमें बदले में क्या मिल रहा है। दुरुस्त 70% टैक्सेशन पाकिस्तान में जो है, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट है एंड दैट इज़ नॉट अ टेनेबल पोजीशन टू बी। सो आपको ये बजट में ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कैपिटल गेन्स ऑन रियल एस्टेट, इससे क्या मतलब है? ज़रा आप और मैं जाते हैं, हम 1 करोड़ का एक प्लॉट लेते हैं डिफेंस में, 5 साल बाद हम उसको 2 करोड़ का बेचते हैं किसी भी जगह में, हम क्या टैक्स देंगे? 0। इज़ दैट अ फेयर पोजीशन? मुख्तसर सा कमेंट लेना चाहूँगी आपका कि हर कारोबारी बंदे के लिए सब मसला बना हुआ है सस्टेनेबल पॉलिसी। आपके नज़दीक फौरी इलेक्शन मसले का हल है या फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी? मेरे नज़दीक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी मसले का हल है। आपने जब भी इलेक्शन करने हो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, बट उसकी डेट्स जो हैं वो सब बड़े बैठकर बाशऊर लोग जो हैं उसको तय कर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान अजीब साहब आपके वक्त के लिए। महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन यकीन जानिए इस सब के बावजूद बटवे में पैसे ख़त्म हो गए हैं। अगर मिडिल क्लास का ये हाल है, सोचिए कि लोअर मिडिल क्लास की क्या हालत होगी जो कि ख़तरे गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। महंगाई का जिन इस कदर बेकाबू हो चुका है कि उसने अमीर हो या गरीब सभी को अपनी पकड़ में जकड़ रखा है। लेकिन इसके बावजूद बात ये सोचने की है कि जब चीनी भी महंगी हो गई है तो अमीर हो या गरीब सबकी जेब इस तरह से भारी हो चुकी है। इसमें सवाल ये उठता है कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के बावजूद, बेहतरीन वसाइल होने के बावजूद आखिर क्या वजह है कि हम बहुत सारी कौमों से बहुत पीछे रह गए हैं। सवाल अभी भी वही, ऐसा क्यों?